नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 डेज स्ट्रेटेजी फॉर बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम। आपके बिहार दरोगा के मेंस एग्ज़ाम में अभी 30 दिन यानी कि 1 महीने लगभग बचे हुए हैं। तो आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी को करना है ताकि आप 160 प्लस मार्क्स ला सकें और अपने मेरिट लिस्ट में आ करके आप जॉब पा सके। तो क्या रहने वाली है वो स्ट्रेटेजी, और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल पिछले साल के मेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उसी प्रकार हम इस साल भी स्ट्रेटेजी को बनाएंगे कि किस प्रकार हम अपने तैयारी को जारी रखें और अच्छे से तैयारी करें ताकि हम अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर सकें। तो बहुत कुछ है जानने को इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन और नए एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि पिछले बार जो आपका मेंस एग्ज़ाम बिहार दरोगा का हुआ था वो 22 जुलाई 2018 को हुआ था, जिसमें कि हिस्ट्री से टोटल 17 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उसी प्रकार ज्योग्राफी में 16 सवाल पूछे गए थे। और बात करें पॉलिटी की तो पॉलिटी में टोटल 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक इसी प्रकार इकोनॉमिक्स से कुछ कम सवाल पूछे गए थे, ओनली 6 क्वेश्चंस ही आपके मेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और साइंस में 16 सवाल पूछे गए थे। और बात करें मिसलेनियस की, जिसे हम हिंदी में विविध कहते हैं, इससे आपका टोटल 9 सवाल आया था। और करेंट अफेयर से काफ़ी कम सवाल पूछे गए थे। पिछले साल जो लास्ट आपका मेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें केवल 2 ही सवाल आपके करेंट अफेयर से पूछे गए थे। और मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों को मिला करके आपका 21 सवाल आया था, जिसमें से आपका मैथ्स 7 क्वेश्चन था और रीजनिंग 14 सवाल पूछा गया था। अब हम बात कर लेते हैं ये जो हिस्ट्री सेक्शन है, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसमें कितने सवाल किस किस सेक्शन से आए थे। जैसा कि आपको पता होगा ये हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एक है आपका एंशिएंट, फिर है मिडिवल और फिर है मॉडर्न। तो जो आपका 17 सवाल है इसमें लगभग 11 से 12 सवाल ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया था, और जो बचे आपके 4 से 5 सवाल ये आपको एंशिएंट और मिडिवल से मिला करके पूछा गया था। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि आपको किस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना है हिस्ट्री के लिए ताकि आप अधिक मार्क्स को ला सकें। तो एक बात समझ लीजिए कि हिस्ट्री अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाएगा। लगभग 11 से 12 सवाल आपको मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास से देखने को मिल सकता है। और उसमें भी आधुनिक इतिहास की बात करें कि आपको क्या पढ़ना है, तो आप समझ लीजिए कि 1600 ईस्वी यानी कि यूरोपियों के आगमन के बाद से जितने भी गवर्नर जनरल इम्पोर्टेंट रहे हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि द्वैत शासन, व्यवगत का सिद्धांत किसने दिया, ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी गवर्नर जनरल और वाइसराय से रिलेटेड हैं उन्हें आप पढ़ लें। और जितने भी छोटे छोटे आंदोलन क्रांति हुए हैं उन सभी चीज़ों को पढ़ लें। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके बाद जो गांधी जी आते हैं, उसके बाद जो भी आंदोलन हुए हैं उन सभी चीज़ों को पढ़ लें, क्योंकि आपको वहाँ से अधिक क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। और बात करें प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री की, तो उसमें आपको सिंधु सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ऋग्वैदिक काल और जितने भी प्राचीन इतिहास में जैसे कि मौर्य साम्राज्य, नंद वंश, हर्यक वंश, ये सारे वंश जो रहे हैं इनसे आपको सवाल देखने को मिल सकता है। और यदि बात करें मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास की, तो उसमें आपको जितने भी दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक आए हैं गए हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी रखना होगा। और साथ ही साथ मुग़ल साम्राज्य के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे भी आपको एक सवाल लगभग देखने को मिल सकता है। तो ये रहेगी आपकी हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी। आई होप आप समझ गए होंगे कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी में आप 2 पार्ट देखते होंगे, एक होता है इंडियन ज्योग्राफी और एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी से आपको लगभग 12 से 13 सवाल एग्ज़ाम में आते हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम सवाल आते हैं, लगभग 3 से 4 ही सवाल आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा। तो आप इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करें। और इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि आपको हर एक स्टेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है, खास करके बिहार के बारे में। और जो भी करेंट मुद्दे अभी ज्योग्राफी से रिलेटेड हुए हैं उन्हें ज़रा आप ध्यान से देख लीजिएगा। और नदी, पर्वत, पठार, ये सारे जितने भी चैप्टर्स हैं इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से सवाल इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगला हम बात कर लेते हैं पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी में
आपको करना क्या है कि पॉलिटी में देखिए ज़्यादा सवाल आते हैं। पिछले बार 13 सवाल पूछा गया था। तो पॉलिटी में जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि संविधान, अनुच्छेद, कितने भाग होते हैं, अनुसूचियाँ कौन कौन सी होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे सवाल आपको अधिक देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है कि इस बार भी पॉलिटी से आपको 13 से 14 सवाल देखने को मिल सकता है। तो पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग सेक्शन हो सकता है। यदि हम बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग आपको 45% क्वेश्चंस जो है वो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर इन तीनों सब्जेक्ट का थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स में काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग 6 सवाल पिछले बार पूछे गए थे। तो इस बार भी लगभग कुछ इसी प्रकार रहने वाला है। तो आपको हो सकता है 5 से 6 सवाल, लगभग 7 सवाल तक इकोनॉमिक्स में पूछा जाए। तो वो आपका लगभग करेंट से जुड़ा हुआ ही सवाल इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा, जैसे कि आपका जीडीपी वगैरह से, राजकोषीय घाटा वगैरह, जो भी अभी करंट मुद्दा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वही आपका एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो इकोनॉमिक्स पर अगर आप ज़्यादा फोकस नहीं भी करते हैं तो आपका चल जाएगा, बट करेंट मुद्दे जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं उन पर आप ज़रूर फोकस करें, क्योंकि उन्हीं से सवाल रिलेटेड आएगा आपके एग्ज़ाम में। अगला हम बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस का ये जो सेक्शन है इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा लगभग 8 से 9 सवाल आपको बायोलॉजी से देखने को मिलेगा, और 7 से 8 सवाल आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से देखने को मिलेगा। तो आप जब भी साइंस पढ़े तो सबसे ज़्यादा बायो पर फोकस करें, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा सवाल देखने को मिलेगा। और बायोलॉजी में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिन्हें पढ़ना नहीं है। पिछले बार के आप पेपर्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ करके जाएं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी जस्ट वही करना है कि आपको पिछले ईयर्स के पेपर को देखना है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं चीज़ों को आप, उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ करके साइंस आप तैयार कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मिसलेनियस की। तो मिसलेनियस, जिसे हम हिंदी में विविध कहते हैं, इसके लिए आपको करना क्या है कि लूसेंट बुक जो होता है उसमें लास्ट में, आप अगर लास्ट में बुक का देखेंगे तो आपको मिसलेनियस मिल जाएगा। उसमें आप केवल मिसलेनियस को वहीं से आप कवर कर सकते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट मिसलेनियस में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप वहाँ से कवर कर लें, आपका सारा कवर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं करेंट अफेयर्स की। तो करेंट अफेयर्स से, जैसा कि पिछले वर्ष आपके एग्ज़ाम में मात्र 2 ही सवाल पूछे गए थे, तो इस बार भी उम्मीद किया जा रहा है कि करेंट अफेयर्स से हार्डली 5 सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको करेंट अफेयर्स के लिए तैयारी में यही करना है कि आपको वो सारे न्यूज़ जो कि काफ़ी चर्चे में रहे हैं, भले नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, आप उन न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लीजिएगा। उन्हीं सारे न्यूज़, उन्हीं सारे करंट अफेयर्स को पढ़िएगा जो काफ़ी चर्चे में रह चुका है। तो उससे आपका वही सवाल आने का उम्मीद है। और कुछ कुछ जैसे कि इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक्स हो गए, नोबेल प्राइज़ पुरस्कार, खेल जगत, रैंकिंग इंडेक्स, ये सारे जो टॉपिक्स हुए आप इन्हें ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है इनमें से कोई सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछ दे। तो करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो मैंने बताया उसमें से कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए आपको क्या करना है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स, 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लीजिए। उनमें जितने भी मैथ्स के सवाल हैं उन्हें आप अच्छे से लगा जाइए, क्योंकि लगभग वही पैटर्न, वही लेवल एग्ज़ाम का होने वाला है। तो आप उन सारे अगर मैथ्स को सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, तो आपका इस साल का मैथ्स भी अच्छे से बन जाएगा। तो पिछले ईयर्स के जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं, पिछले ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर को देख लें, उनके मैथ्स को सॉल्व कर लें, आपका मैथ्स क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी आपको सेम काम करना है कि पिछले ईयर्स के जितने भी बिहार दरोगा के मेंस एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। खास करके रीजनिंग से लगभग 14 से 15 सवाल आपको इस बार भी देखने को मिल सकता है। तो यदि आप रीजनिंग का प्रैक्टिस अच्छे से पिछले साल के पेपर्स को कर लेते हैं तो आपका सारा सवाल सही हो सकता है, जो कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तो अब आप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है। तो अब हम लोग आगे जान लेते हैं कि जो दूसरा पेपर है हिंदी के बारे में, उसे अब हम देख लेते हैं। तो हिंदी के लिए आपको क्या करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि हिंदी तो हम इसी तरह पास कर जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। हिंदी पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि जीके के पेपर में 80+ क्वेश्चन सही कर जाते हैं और हिंदी की बात करें तो उसमें 20 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाते हैं। तो आपको पता है कि हिंदी में 30% स्कोर करना कंपलसरी है, तभी आपका पेपर चेक होगा जीके का। तो इसके लिए आप क्या करिए हिंदी के लिए कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं हिंदी का उन्हें देख जाइए। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के लेवल का क्वेश्चंस आता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरा है प्रैक्टिस सेट। आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। मैं वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। मेरे बहुत सारे जनरल हिंदी के वीडियोस मैंने डाला है अपने चैनल पर, तो आप उन्हें देख करके अपने हिंदी का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको उन क्वेश्चंस को देख करके सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है हिंदी में। और आगे भी मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट डालने वाला हूं जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए। तो आप मेरे जनरल हिंदी के पेपर के वीडियोस को देख सकते हैं और उससे तैयारी को अपना कर सकते हैं। और आप ये भी देख लेंगे कि आपका तैयारी कितना है हिंदी के पेपर में। और अब हम बात कर लेते हैं एक सेट की। तो डेली आपको एक सेट पर डे लगाना है। यदि आप एक सेट पर डे लगाते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। पहला तो ये होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे कि 2 घंटे में आपको किस प्रकार पेपर को सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और दूसरी बात कि आपका जो भी सेक्शन, जो भी पोर्शन आपका वीक होगा आप उस पर कमांड कर लेंगे। जो भी सारे क्वेश्चंस आपके गलत होंगे आप उन्हें अच्छे से एनालाइज कर लेंगे, तो आपको फिर वो क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो आपका वो दोबारा गलत नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, सेट मारने से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि उसको एनालिसिस करना। जब आप सेट मार ले तो उसे अच्छे से बैठ करके एनालिसिस करें। ऐसा नहीं है कि केवल सेट मारते गए एक भी पेपर एनालिसिस नहीं किए, तो उससे आपको 1% भी फ़ायदा नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेट मारने के बाद उसका एनालिसिस करना। तो आपको करना क्या है कि पर डे सेट मारना है। यदि पर डे पॉसिबल नहीं है तो आप अल्टरनेट डे यानी कि एक एक दिन गैप करके एक सेट ज़रूर लगाएं। और सेट लगाने के बाद आप उसे अच्छे से एनालिसिस करें, उसका पूरा सॉल्यूशन करें। उससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन है आपको 100 क्वेश्चंस वो सारे याद हो जाएंगे। उसमें जितने भी डिस्क्राइब किए होंगे उसके बारे में डिटेल वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जो कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। इसका इम्पैक्ट जो होगा वो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। इससे आपका कमांड जो है वो क्वेश्चंस पे बढ़ जाएगा और आपका कहाँ कमी है ये भी पता चल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप डेली सेट लगाएंगे तो आपके नंबर भी इंक्रीज़ करेगा। तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आपको पर डे एक एक सेट लगा करके। तो इस प्रकार आप जीके का सेट लगा लीजिएगा। और हिंदी का मैंने बता दिया है कि आप मेरे सेट को देख सकते हैं, मेरे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, उससे आपका हिंदी भी ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार 30 दिन बचा हुआ है, आपको किस प्रकार तैयारी करना है वो मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है, केवल वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि अननेसेसरी चीज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा समय नहीं है और ना ही कम समय है, लगभग 30 दिन आपके पास समय है, जो कि एक इनफ टाइम है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो आप अच्छे से स्मार्ट वर्क करके वही सारे चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करें जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और अब आप यहाँ पे देख चुके हैं कि किन किन सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये हेल्पफुल होगा कि आप इन्हीं सारे चैप्टर से, इन्हीं सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा तैयारी करें। जिस सेक्शन में कम क्वेश्चंस आते हैं उन पर कम फोकस करें, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें। तो इस प्रकार ये आपको वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, नई वैकेंसीज हो उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।